परम पूज्य अखिलेश महाराज जी हमारे लिए तो भाई साहब ही रहे हो जीवन पर। इन सब लोगों को मैं सादर वंदना करता हूँ। प्रेजेंट में श्यामा दीदी और डॉक्टर गोपाल शास्त्री जिनसे ये कार्यक्रम देश के हर कोने कोने में फैल रहे हैं, उनको मैं सादर वंदना करता हूँ, श्री को प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठे सभी साथियों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। जैसा बताया रंजीत बहन ने, अमर कुमार मंशरी नाम है, 68 की मेरी एज है। करीब 34 ईयर्स से मैं और मेरी मम्मी के साथ हूँ प्रयास कर। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, जैसे बताया उन्होंने। छोटी मैं अपनी फैक्ट्री चलाता हूँ वहाँ पर गाजियाबाद में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ। मैं अपने जीवन से जो सेवा के दो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। समय की भी थोड़ी वो रहेगी तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन बातों को संक्षेप में बता सकूँ। मैंने करीब 6 साल नौकरी करी कैम्पर फैक्ट्री बरेली में। बरेली भी मैं रहने वाला हो गया बाद में। वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरठ थी, मेरा जन्म मेरठ के। और एक छोटी सी बात पहले कहूँगा कि 95 में परिस्थितियों की वजह मुझे दिल्ली आना पड़ा। वहाँ से हम ट्रांसफर हो गए, दिल्ली काम कर रहे हैं, गाजियाबाद रहने लगे। और 93 में ये आश्रम यहाँ शिफ्ट हो गया और मुझे 1-2 साल लगे सेट होते होते। तो मेरे को तो ये लगा कि मेरे लिए ही आश्रम जो है बरेली से मेरठ आ गया। ये गुरु की ऐसी कृपा होती है जिसका कोई मतलब कारण या कोई तर्क नहीं हो सकता इसका। तो सेवा की मैं बताना चाहूंगा कि मैंने नौकरी करी 6 साल। उसके बाद मैंने मेरे को बिजनेस की बड़ी इच्छा है। मेरा एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मेरा एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हो गया और एक प्राइवेट फैक्ट्री कैम्पर थी, वहां भी हो गया। कैम्पर फैक्ट्री में 550 रुपये महीने की तनख्वाह थी और एयरफोर्स में 1100 रुपये की तनख्वाह थी। तो बड़ा चार्म नहीं था कि मैं एयरफोर्स में जाना है। तो मैं बड़ा सा हो गया कश्म में क्या करें। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मुझे अपनी फैक्ट्री करनी है। तो फादर बोले देख लो भाई, अगर एयरफोर्स की साइड में चलेगा तो फिर तुम्हें फैक्ट्री वाला काम भूल जाओ, पॉसिबल नहीं है। मैं भी समझता था। तो मैंने चूज किया कि नहीं, मैं प्राइवेट सर्विस करूंगा और मैंने 550 की नौकरी जो है ज्वाइन की। करीब 6 साल का काम करते हुए मैंने 6-7 साल काम करते हुए 76 से 83 तक 83 में मैंने अपना समझ में आ गया कि फैक्ट्री तो मैं डाल नहीं सकता, पैसा बहुत चाहिए, पैसा है नहीं। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस शुरू किया, उसमें कोई पैसा नहीं लगा रहा। ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि करीब 6 से 7 साल के भीतर में जिस चीज में भी हाथ डाला वो बहुत बढ़िया करके चले। मैं 7 साल में ही मैं समझता हूँ अपने बिजनेस के कैरियर के टॉप पे पहुंच गया। और 89 में मैंने L&T के कंपैरिजन में मैंने एक टेंडर उठाया जिसकी उसमें वैल्यू 1.4 करोड़ थी लेबर रेट में। अगर मेटेरियल जोड़े तो करीब 6 करोड़ का, और आज की वैल्यू में देखो तो मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ से कम का काम नहीं होगा। जो इतना बड़ा काम मैंने आज तक नहीं किया दोबारा। और 1990 में मैं जुड़ा और 91 में मेरा सब कुछ धराशायी हो गया। मेरे काम में कोई एक प्रॉब्लम आ गई। वहां पे जो हमारे उसके मालिक थे फर्म के, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो उन्हें लगा कि ये पहले तो उनकी वजह से लेट होता गया और जब बाद में जब मुझे पता लगा कि इतना लेट हो गया तो बोले बाकी बचे हुए काम को 3 महीने में कर दीजिए। तो मैं कहा साहब ये संभव ही नहीं है। 70% काम बचा हुआ है जिसका टाइम आपने मैं 1 साल दिया था। 70% काम आप 3 महीने में कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। इस बात को नाराज हो गए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, हमारी मशीनें जब्त कर ली, हमारे जितने बिल पेंडिंग थे वो सारा पैसा रोक दिया और हमारी बैंक गारंटी को रिवोक कर दिया बैंक से। प्रैक्टिकली वी केम ऑन रोड। और हमारा 11 जनों का परिवार था। मेरी नानी जी मेरे साथ रहती थी, हमारे कोई मामा जी नहीं है, मम्मी पापा जी थे, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ, 2 बच्चे और 11 जनों के परिवार के पास कोई साधन नहीं था उस समय। और मैंने ही बिजनेस शुरू किया था। फादर भी मेरे सर्विस करते रहे थे और छोटा भाई तो पढ़ ही रहा था पहले। तो मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो उसी पर सब कुछ आधारित था उस समय, ऐसा मुझे लगता था।
जो बाद में मेरी वो भ्रांति भी दूर हुई। तो जो है ये होने के बाद में जब सब हो गया तो उसके बाद में परिवार में भी विघटन आया और दोनों भाइयों को भी अलग हो गया। तो सब मैं वो बांटा। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, काम करे, काम हमारा बिल्कुल बंद हो गया। और जो हमने आपस में बांटा तो ये हुआ कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं ही काम को देख रहा था, मैंने ही काम चलाया। तो जितने भी लोन हमने ले रखे थे वो सब मेरे ऊपर आए, लेकिन लोन के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज थी वो भी आई। तो और छोटे भाई ने अपना बाकी का बचे हुए मैं 50-50 किया। तो जब मैंने अपना हिसाब, उससे पहले जब मैं दशांश निकालता था तो मैं भाई साहब तो पूछता था कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, काम में बेनिफिट भी बहुत हो रहा है, लेकिन बाकी पापा जी को, छोटे भाई को तो साधना समझ में नहीं आई है, तो मैं दशांश कैसे निकालूं? तो कहते थे जो पैसे आप अपने खर्चे के लिए उठा रहे हैं उसमें से निकालें। तो वो तो बहुत बड़ा अमाउंट था ही नहीं, तो मैंने वो निकाला। और एक बड़ी मजेदार बात ये हुई कि जब मैंने शुरू किया तो मेरी वाइफ जो है वो होम साइंस से गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो जो है टॉपर रही हमेशा। उन्होंने कहा साहब ये तो आप भूल जाओ कि खाने से ताकत नहीं मिलती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सारा चार्ट बनाया सब लोगों का, जेंट्स का, लेडीज का, प्रेग्नेंट लेडी का, बच्चों का, बूढ़ों का, जितने इतनी कैलोरी से इतनी कैलोरी से, उन्हें मैं तो नहीं मानता। मैं कहा भाई मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ और मैं तो बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे बातें सही लग रही है तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उन्होंने साथ बहुत दिया, मेरी किसी चीज को भी ना काटते हुए और हर तरह से सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं बड़े निर्विवाद रूप से मैं इस चीज को फॉलो करता रहा। और उसका असर ये हुआ कि 1.25 साल के बाद आसपास करीब उन्होंने भी इसको पूरी तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं चूंकि अभी सेवा के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, उन्होंने तब का नहीं शुरू किया, लेकिन सेवा उन्होंने फौरन शुरू कर दी। उन्होंने अपने सब सामान में से 1/10 निकालना शुरू कर दिया, उसी से मैंने भी निकालना शुरू कर दिया था। और इसमें भी एक बहुत बढ़िया बात याद आ रही है, मतलब कैसे रुका नहीं जा रहा है, तो मैं याद करूंगा हम लोगों की, मतलब मैं अपने मन की कुटिलता बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के उसमें क्या रहता, मन में क्या चलता रहता। तो जब मैंने पहले निकाला पेंट में 10 पेंटों, जो सबसे खराब पेंट थी वो निकाल दी। जो शर्ट में से 10 में से एक शर्ट निकाली, वो बोले भगवान की सबसे खराब वाली जो फटी हुई होने की लगातार पहुंच रही थी, फटी तो नहीं थी, बटन डाल के सबसे सही करके धो के प्रेस करके दी, लेकिन जो सबसे खराब। फिर जाड़े आए तो हमने स्वेटर में से निकाला, तो मैंने अपना सबसे बढ़िया स्वेटर निकाला उस समय। 8 स्वेटर में थे तो 8 में से एक स्वेटर निकाला। कि जब मैंने सूट में से निकाला, 4 सूट थे मेरे पास, उसमें जो मेरा सबसे बढ़िया सूट था, जिसका कलर मुझे बहुत पसंद था, डिजाइन पसंद था, जो मेरे को फिटिंग में सबसे बढ़िया आता था, वो सूट मैंने निकाला तुम्हारे। तो ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, जो जैसे जैसे उत्तरोत्तर इस साधना को बढ़ते हैं। तो खैर हम जब ये पोजीशन आई वहां पर, तो मैंने देखा, मैंने हिसाब किताब जोड़ा, तो सब जो मुझे कर्जा देना था और जो मेरे पास संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह आई थी, उस सबका जब मैंने हिसाब जोड़ा, तो जो घर मेरे पास था वो मेरे पास खाली वो घर मुझे एक्स्ट्रा मिला। अब घर का दशांश कैसे निकाले, कोई साधन नहीं, कैश तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, वैसे कैश नहीं था उस समय, खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, मतलब महीने के घर चलाने के पैसे नहीं। तो जो है उस समय में कोई साधन ही नहीं था, तो क्या करा जाए। तो मेरे पास एक जमीन मेरे हिस्से में आई थी, जो इको फैक्ट्री हमने काम किया था बरेली, तो उससे थोड़ी दूर पर मेरे पास एक करीब 9 बीघे का प्लाट था, जिसमें मैं और मेरे पार्टनर उस समय के भारतीय साहब थे, हम दोनों के मतलब 4.5 बीघे मेरी थी। तो वो मैंने एक RSS स्कूल के लिए, सरस्वती शिशु मंदिर के लिए वो मैंने उनको दी थी। और बड़ी मजा, उनको मैंने पहले भी कहा था लेने के लिए, तब वो बोले नहीं, वहां पे भी कोई आदमी तैयार नहीं, अभी जमीन नहीं दे सकता। उन्होंने चकराया, मैं हम लोग तो जमीन के पैसे के पीछे भागते रहते हैं, वही उन्होंने मना कर दिया एकदम से, बोले जब पहले आदमी तैयार होंगे तब हम जमीन देंगे। और मजे की बात की, जब ये पीरियड ये जब आया, तो उन्होंने मेरे से जिक्र किया, सरनाम सिंह जिनका नाम है, और RSS के पुराने कार्यकर्ता उस इलाके में स्कूलों पे काम करते हैं, बहुत से स्कूलों के संरक्षक हैं। तो उसी समय उनका मेरे पास एक बार फोन आया, बोले मशीन आप एक बार जमीन देने की बात करें। अरे हाँ, मैं कहा बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कह रहा था आपको, आपने मना कर दिया। बोले अब आप देना चाहे तो दे सकते। मैंने कहा फौरन ले लीजिए। तो वो मेरे उस समय से दशांश निकला। अब हमारे मम्मी पापा जी भी बोले कि बोले बेटा क्या कर रहे हो, इस समय तो इतनी कठिन परिस्थिति है, मतलब घर के खर्चे के लिए चलाने को पैसे नहीं है, और तुम जो है इस समय में दान कर रहे हो। तो मैं चुप रह गया, कोई बोल नहीं पाया। हमारी नानी जी साथ थी, तो वो बोले बेटा, बहुत सब बुजुर्गों ने भी और संतों ने भी ये बात कही है कि मतलब कठिन विपत्ति काल में दान भी नहीं करना चाहिए, दान करने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने उन्हें समझाना चाहा कि भाई मैं दान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना कर्जा उठा रहा हूँ,
ये बहुत बड़ा शायद फर्क है। हमारे धर्म के सभी संत, सभी लोग ये बात समझाते हैं कि दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो मुझे जो बात समझ में आई है, दान तो तब करना जब पहले अपना कर्जा होता है। तो 10% तो कर्जा है जो हमें जीवन में सब चीजें मिली हुई है। अगर आप उसके बाद हिम्मत हो तो दान करें 90%। तो मजा आया दान करने का शायद। तो खैर वो जमीन दे दी। और इसका सबसे बढ़िया प्रभाव जो मैं आज सोचता हूँ, तब हम इतना नहीं समझ पाए। तब तो हमें बस ये पता था ये गुरुदेव है, जो गुरु ने सिखाया वो सही है, इसलिए हमें करना है। तब तक हमें कुछ भी इस बात की मतलब जानकारी करनी चाहिए। मन तक ये बात ये नहीं पहुंची थी कि हमें सिद्धांत नहीं पहुंचे थे, लेकिन गुरु की बात सही है, ये बात पहुंची थी सिर्फ। तो उसके बाद मेरा करीब 14 साल का पीरियड बहुत ही तकलीफ में था। मैं वहां से दिल्ली आ गया और जो है कोई काम नहीं था ज्यादा, लेकिन थोड़ा काम की सेटिंग बनी। मेरे जो साथ के इंजीनियरिंग के फ्रेंड थे, जहाँ इंजीनियरिंग साथ के संजीव अग्रवाल जी, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मैं वहां जाके 1 महीना उनके पास ही ठहरा और जो है फिर उनके साथ पार्टनरशिप में हमने दिल्ली में बिजनेस शुरू किया, फैक्ट्री डाली। बहुत छोटे लेवल की, लेकिन वो आगे बढ़ी। लेकिन बहुत तकलीफें और कोई तकलीफें बहुत। हम किराए के मकान में दिल्ली में रहते थे। हमें ये नहीं पता होता था अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा। 2 लड़कियां हैं, दोनों बड़ी हो गई थी, दोनों के अच्छे स्कूलों में नंबर, कोई बड़ी वाली 6th में थी, 12-13 साल की थी, अब शायद 7th-8th में थी, मतलब 7th-8th में थी। छोटी वाली शायद 4th-5th में थी। और जो है बड़े अच्छे कॉलेज स्कूल में भर्ती करा था, फीस भी काफी थी। तो इनकी फीस कहाँ से आएगी, घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, किराया कहाँ से आता है, ये नहीं पता। लेकिन इस सिस्टम ने एक बात मैं और सिखाई, प्रेजेंट में रहने का। तो क्या होता था, जिस समय जो खर्चा आता था वो मैं खर्च कर देता था। बच्चों की फीस आई तो ये तो देनी, अगर जो है ये घर का खर्चा तो उनको पैसे दीजिए, भाई इतने पैसे आ। तो और हमें आगे कुछ नहीं पता, लेकिन करते चले जा रहे हैं। 1-2 चीज बड़ी मुझे याद आती है। एक दिन बड़ी बेटी का कॉलेज में आया कि क्या कोई टूर जा रहा है, उसके लिए करीब 1500-1600 रुपये चाहिए। तो उसमें पैसे थे, मैं कर देता हूँ कि मुझे क्या कर रहे हो, टूर जाना तो जरूरी नहीं, मैं नहीं, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए टूर होना जरूरी। हम लोग भले टूर न जाए, हमने रेस्टोरेंट, सिनेमा सब बंद कर दिया उस समय। हमने कहा कोई खर्चा नहीं करेगा, मगर बच्चों का ट्रिप जाना जरूरी, तो वो कर दिया। फिर करीब 11-12 साल हो गए। तो 12 साल बाद मतलब बहुत तकलीफ तो होती थी, मन में बड़ी प्रार्थना करती थी भगवान से। मुझे याद, मैं घर से फैक्ट्री तक गाड़ी चलाते हुए रोता हुआ गया कई बार। मैंने कहा क्या गलती हो गई मेरे से। तो 12 साल की उसमें मेरा सौभाग्य था, महाराज जी हमारे घर आते थे हर एक महीना छोड़ के। भाई साहब हमें 1 महीना छोड़ के हमारे घर आते थे। तो भाई साहब के सामने हमने प्रॉब्लम रखी, तो बोले कि बल्कि 12 साल हो गए थे तब तक। बोले भाई साहब का बहुत तकलीफ होती है। तो बोले कि राम जी का वनवास 14 साल का। बस उन्होंने 1 सेंटेंस बोला और सारी बात खत्म। तो मतलब उसके बाद मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। भाई साहब चले गए। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो इस 12 साल के अंदर में मैंने जो इंश्योरेंस थी मेरी और भाई की, एक इंश्योरेंस भी मैंने जमा करी। हम सबको पता है ऐसी कभी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस जमा कराना बंद कर देते हैं, क्योंकि बोले ये तो जरूरी नहीं है, कैंसिल हो तो हो जाए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कि मैंने देखा कि एक इंश्योरेंस से मैंने जमा किया, क्योंकि जब पैसे थे वो इंश्योरेंस की कॉल आई तो मैंने जमा किया। मैं आगे का देखा। तो ये इतनी बड़ी बात है कि इतने पीरियड में जो है कभी भी कोई भी चीज मेरी रुकी नहीं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, बच्चों की एजुकेशन रुकी नहीं, इंश्योरेंस की फीस रुकी नहीं, घर का किराया रुका नहीं। कि घर का मालिक कितना बढ़िया, मेरा लेडी थी, कनाडा में रहती थी, हम जो 6-6 महीने से किराया नहीं देते तो कुछ नहीं देते, लेकिन जब पैसे आते तो हम 6 महीने किराया एक साथ ही देते थे उसको। तो उसको हम 10 साल रहे दिल्ली में। कोई जना 11 महीने से ज्यादा किराए का मकान नहीं देता, हम 10 साल उस मकान में। तो किसी हमें और बढ़िया 3 बेडरूम है। आज भी मैं 2 बेडरूम फ्लैट में रहता हूँ जो मैंने खरीदा हुआ है, लेकिन उस समय मैं 3 बेडरूम में रहा। जो खाना मैं आज खाता हूँ वैसे ही खाना मैं तब खाता रहा। तो मैंने देखा मेरे जीवन में तो कोई कमी तो ही नहीं, सब चीजें मेरी बढ़िया चाहिए, सारे खर्चे मेरे पूरे में, तो मुझे परेशानी किस बात की हो रही है। तो इससे मुझे बहुत सुकून मिला। और 14 साल बाद फिर बेटी की शादी हुई, वो एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगा मैं। और उसके बाद से तो सब चीजें बहुत बढ़िया हो गई। बेटी का एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ कि करीब 2006 में करीब 14 साल हो रहे थे उस समय। बेटी को जहाँ वो काम करती थी वहां मेरे दामाद जो है उनको पसंद आ गया, उसको दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया।
वो हमारे घर भी आते थे पहले, कि उन्हें ये बातें सुनी मेरे से उन्हें बड़ी अच्छी लगी, तो यहाँ आश्रम में भी आए, भाई साहब से मिले, भाई साहब के साथ 3 दिन टूर पे निकल गए। तो मुझे बाद में पता लगा, मैं कह रहा भाई तो टूर पे निकला नहीं, तुम अभी तो तुम जो है मिले जो आप लोग टूर मैंने उन्हें बड़ा सराहा है, आपने बहुत बढ़िया काम किया। और जो है जब ये पता लगा तो मैं दोनों को लेके, मैं हिंदू और जो है मनोज जी नाम उनका, मनोज जी और ममता बेटी है बड़ी, हम 4 जने आ गए भाई साहब के पास। मैं कहा भाई साहब ऐसे ऐसे लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, शादी करना चाहते हैं। तो बोले अरे मैं तो आपको पहले ही कहा था, मैं तो आपको पहले ही पूछा था साल भर पहले कि ये लड़का कैसा लगता है। अब उन्होंने पूछा था, हमें समझ में नहीं आई, हमने सोचा भी नहीं था उस समय में इस तरह की बात। तो मैं कहा सब बोले तो बहुत बढ़िया लड़का है, हीरे जैसा लड़का है, इसमें सोचना क्या है। अंदर गए वो 2 अंगूठी निकाल के लाए, दोनों को एक दूसरे से पहना दी। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा मम्मी से बात हुई ना पापा जी से बात हुई, घर में कोई जिक्र नहीं किया, और जो है इन्होंने पक्का कर दिया भाई चलो देखे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे अगर कोई बात नहीं तो। और खैर वो जो है दोनों जने वो बोले कि भाई शादी आपको अभी मई में करनी है। मार्च का महीना था, जब मार्च में तभी आए थे भाई साहब के जन्मदिन पर, और जो है बोले मई में शादी करें। तो जो नया शुरू आ रहा है, बच्चे बोले कि तुम एग्जाम दे रहे हैं तो अभी कैसे, अभी तो नहीं करना चाहते। बोले नहीं ये बात नहीं, जब आपने निश्चय कर लिया तो शादी करो, तो मुझे साथ पढ़ाई की। तो ये बड़ा अच्छा है, अभी बात करके आते तो मुझे पता चले गए। तो मैं भाई साहब से बोला भाई साहब मेरे पास तो कोई पैसे नहीं इस समय बिल्कुल, पर सब मिला के 25,000 रुपये मेरे पास हुए जो मैं देख पा रहा हूँ, और मैं शादी कैसे करूँगा मई के महीने। उन्होंने फिर एक सेंटेंस बोला, शादी क्या आपको करनी। बस उसके बाद से वो सारे बिल्कुल वास्तव में मन से एक घोष कर गया कि शादी मुझे करनी है। और मैंने घर जाके सबसे पहले 5,000 रुपये भगवान जी के निकाले, क्योंकि यहाँ से सीखा था कि सबसे पहले आप उसके बच्चों की चिंता करें तो वो आपके बच्चों की चिंता वो करेगा। तो 5,000 रुपये निकाले और जो है 5,000 रुपये उस बैग में डाल दिए जो मुझे शादी का बनाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीने बाद शादी बहुत धूमधाम से हुई। कोई बहुत बड़ा अमाउंट उस समय के हिसाब से नहीं था, लेकिन करीब 12-14 लाख रुपए शादी में खर्च हुए। मैं DMRC का काम कर रहा था, मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट का, सब काम बहुत जोरों से चले। मैं 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा था शादी के 1 हफ्ते पहले तक। मैं दिन भर पूरे अपने साइटों का काम करने के बाद शाम को आगे सब प्लानिंग करता था। मैंने बिंदु को कहा बस मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको दिन में उतार दिया करते जाओ उस काम को आगे। और सारी प्लानिंग मेरे सारे काम इस तरीके से हुए कि मैं कह नहीं सकता। मेरे जो है जो पार्टनर है उनकी बड़ी बेटी आई, बोले जो है अंकल चाचा जी मैं आपके पास रहने आई हूँ। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तो एक काम कर दे मेरा वो डिजाइन कर दे, ये जो है पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ। तो उसे एक्सेल पर अपने काम करना नहीं आता था उस समय, तो एक्सेल पर सारा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया कंप्लीट। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज की प्लानिंग करके एक एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके पूरी शादी हुई और बहुत लोगों ने आनंद किया। हमारे जहाँ 2 रुपए खर्च होने चाहिए थे 1 रुपया खर्च हुआ हर जगह। मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो समय की वजह का। और सब लोगों को 4 रुपए का आनंद आया, मतलब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उसको शादी को। बोले भाई कमाल हो गया, इतनी बढ़िया शादी हमने, इतना बढ़िया भोजन, हर चीज की तारीफ हुई। और जो हमने दिया उनकी लड़कियों की तरफ से कोई डिमांड नहीं, 1 पैसे की डिमांड नहीं किसी भी तरह की। कोई चीज हमने कहा हमें कपड़े करने, हमारे यहाँ नियम है कि उनके सब रिश्तेदार कपड़े करने, बोले नहीं आप क्यों करेंगे, तो हमारे रिश्तेदार हम करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो मतलब ये किस तरह से शादी हुई मुझे पता नहीं, लेकिन 2 बातों का मैंने ध्यान रखा कि जो पैसे भी कहीं से भी आए उसमें से सबसे पहले दशांश में जाता था, फिर वो पैसे उस बैग में जाते थे शादी। मुझे याद है जब हमने जगह बुक करी तो वो करीब 1.25 लाख की थी उस समय। तो उसी समय हमारे पास टोटल 1,40,000 थे। हमने परचेजिंग का प्रोग्राम बनाया, मतलब टाइम तो था ही नहीं, 1.5-2 महीने टाइम में सारा काम होना था। तो मैंने कहा कि भाई ये तो इसको जो है ये तो बुक करना, तो बोली होगी तो परचेजिंग कहाँ से होगी। मैंने परचेजिंग में भी टाइम है, परचेजिंग में हफ्ते भर में कर लेना, दिल्ली जैसी जगह बैठे क्या दे लगेगी, पैसे होने चाहिए। तो हमने कहा ये पहले बुकिंग जरूरी है, इसको करो। हमने 1.25 लाख मांगे दिया। तो ये प्रेजेंट में जीना, इस साधना ने प्रेजेंट में जीना सिखाया कि जो चीज सामने आ रही है उसके लिए आप आगे बढ़ते हो, सही होनी चाहिए बस। तो वो करते चले गए और जो है पूरा, और लास्ट में सब दशांश निकालने के बाद जितने गिफ्ट आए गिफ्ट में से दशांश निकाले। अगर 10 गिफ्ट आए तो देख के अंदाजा करके गिफ्ट सबके बराबर है, एक गिफ्ट निकाल दिया। सोना आया सोने में से निकाल दिया, चांदी आई कोई चांदी में से निकाल दिया, हर चीज में से 10% निकाला। सब देने के बाद उस बैग में 5,000 रुपए ही बचे हुए थे जो डाले उस समय। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरी शादी भगवान के द्वारा
और योगी टीचर और भाई साहब के आशीर्वाद से। तो ये दो अनुभव सेवा के संबंधित रहे मेरे, जिसने जीवन में मेरे को बहुत सुख प्रदान। एक चीज का मैं अनुभव तब का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी कोरोना काल में हम सभी लोग व्यथित थे, सभी लोग डरे हुए थे, और हर दिन ऐसा जाता था कि न्यूज पढ़ के डर लगता था, न्यूज देख देख के डर लगता था। तो उस समय में अच्छे लोग भी, मैं नहीं कहता मैं भी डरा हुआ था पूरी तरीके से। अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन के जो की वहां की वीडियो आ रहे थे, वो देख देख के दिमाग खराब होता था। उस समय में ये मेरी वाइफ बिंदु भी अफेक्टेड हुई इससे, और उनको जो है ये जो है कोरोना का लक्षण है। तो उनको कोरोना के लक्षण है। अब हमने क्या किया, पूरे घर के एक कमरे में उनको बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि अगर वहां से जरा सी वायु भी इधर होती आई तो हमने हम सब लोग को बैक्टीरिया रख दिया। एक छोटा सा स्टूल रख दिया, स्टूल के ऊपर सब खाना रख के जिनको खटखटाते थे, भाई अपना खाना खा लो, अपनी दवाई खा लो, या अपना ये उठा लो। थोड़ा दवाई के प्रति इनकी बिंदु की मैं कहूंगा कि अभी तो और चेंज आ गया है, लेकिन जो है उस समय तक भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हो पाई थी। और सही मायने में समझा जाए तो जितना डर का भाव था उसमें हम लोग भी 100% फ्री थी। तो इसलिए दवाइयां दी गई, जिन्हें 2-3 दिन तो ऐसे ही रहा, चौथे दिन शायद दवाई दी गई। और जो है मतलब कोई बात नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, खाना पीना भी ऐसे दे रहे जैसे नेचुरल हो गए। तो इनकी चौथे दिन दवाई शुरू करी, तो 5वें दिन से इनको 4 दिन तक जब तक दवाई मिली थी, कोई थकान के लक्षण नहीं थे, कोई डाउननेस के लक्षण नहीं थे। जिस दिन से दवाई दी गई, फेविफ्लू नाम की दवाई दी गई, मुझे नाम याद है, जापान की दवाई थी वो, और जापान में बैन कर दी गई थी। वो दवाइयां यहाँ थोक के भाव से सबको दी गई है उस समय इस फ्लू को रोकने की। तो 5वें दिन दवाई थी, दवाई देते ही ये एकदम डाउन हो गई और बिल्कुल शरीर भी ढीला हो गया और सारे इनकी वो हो गए। तो 5वें दिन मैंने डिसीजन लिया, उसमें मेरी बड़ी बेटी मधुरा का बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ से हम जुड़े थे, यहाँ से सब सीख रही था। विश्व राय चौधरी जी को भी मैंने सुना, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने 2 बातों पर जोड़ दिया कि भाई अगर ऐसा हो तो नारियल पानी पिए और विटामिन सी के लिए संतरे और मौसमी का जूस। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अंदर जाता हूँ, और मैं जो हूँ उनसे पहले मैंने मधुरा से बात करी, तो उसने पहले कहा पापा वो भी चक्राई थी, उसने बात करी, उधर 1.5 घंटे विश्व राय चौधरी की बात करी, शायद या शाम से बात करी। फिर उसने कहा कि नहीं पापा आप जा सकते हो, आपको जाना चाहिए। मैंने अपने पार्टनर से बात करी, मैंने कहा भाई मैं 15 दिन के लिए बाहर रहूंगा बिजनेस से, तो मेरी ड्यूटी है, तो जानी चाहिए। 7 मेरे सामने ऐसे थोड़ी थी, समय तो सामने आना चाहिए। तो फिर मैं अंदर चला गया। अब सारे पर्यावरण किसी को नहीं बताया, धीरे जब जैसे जैसे सबको पता लगा, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। वो बोले कि अरे एक ने सजेस्ट किया कि अरे आप पीपी किट पहन के रहो। फिर अपने आप ही मैं चुप रहा, तो थोड़े समझ में आ गया 24 घंटे पीपी किट पहन के कैसे रहेंगे। कईयों ने कहा कि आप मास्क लगा के रहो, मैंने कुछ नहीं कहा उनको, लेकिन मैं समझ गया मास्क लगा 24 घंटे आप कैसे रहो। मैं 12 दिन तक 24 घंटे साथ में रहा, उसी कमरे में सोया, सफाई मैंने करी, टॉयलेट पे इनको मदद करी हर तरीके से, बाहर से खाना लाना सब बात करी, सारे फोन मैंने अटेंडर में, मैंने आप फोन मदद करी, मैं करूँगा सबके। और कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी डाइट में 12 दिन तक कभी मैं कच्चे पे नहीं रहा। मैंने सिर्फ नारियल पानी पिया और ये जो है ये संतरे का मौसमी का जूस लिया, और फिर 2 दिन 3 दिन बाद मैंने कच्चा खाना शुरू किया। तो सुबह शाम कच्चा खाता, 12 के 12 दिन रहा, तो कोई भी बैक्टीरिया के आने की संभावना नहीं है। मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ आपको कि कभी भी अब हमें पता तो चलेगा नहीं कौन सा फीवर आया, कौन सा वायरल आया। तो सबसे बढ़िया बात यह है, डॉक्टर साहब भी सिखाते हैं कि जब कहीं भी आपको कभी ऐसी चीज हो, आप बिल्कुल सब चीजें छोड़ के एक दाब पानी पर और एक उस पर आपको इस विटामिन सी के इस पर साइट्रस फ्रूट्स होना चाहिए, तो अपने आप 2 से 3 दिन में बुखार और सब चीज उतर जाएगी और किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये वापस आ गई, दवाइयाँ इतनी बड़ी हैवी डोजिंग हुई इनकी दवाइयों की, बाद में भी
मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को इसका साइड इफेक्ट्स आए, लेकिन साधना की वजह से इस साइड इफेक्ट से बचे। टाइम तो नहीं तो बस 2 मिनट में पॉसिबल तो नहीं है। 1-2 मिनट और नहीं होता आदेश। एक मैं सुनाऊंगा ये बड़ी बेटी का एक बात और। हाँ, बढ़िया बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष सूर्य ऋषि जी को जो सुना, भाई साहब सत्यनारायण जी को सुना, इनकी पीढ़ी में, इनमें, इनके बच्चों में, बच्चों के बच्चों तक ये साधना होगी। ये साधना ऐसी है। मैंने जब शुरू किया तो मैं 35 साल था। मेरी बड़ी बेटी 12 साल की थी, छोटी बेटी 6 या 7 साल की।